जय हिंद। आप भी सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी लिए हैं पेपर 2 में, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कर रहे हैं एसएसटी का। साथियों, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लिए गए प्रश्न हैं। इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आइए साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है मेरे भाई कि मुगलों की वंशावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है कि माता की ओर से मुगल मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे। दूसरा कथन है कि पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। अब सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन पहला और दूसरा दोनों सही है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा कि मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल नेता चंगेज खां और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। मुगलों को मंगोल कहलाना पसंद नहीं था क्योंकि चंगेज खान की स्मृति नरसंहार से जुड़ी थी। साथियों, तैमूर वंश पर उन्हें गर्व इसलिए था क्योंकि उन्हें इस पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था, इसलिए उन्हें तैमूर वंश पर गर्व था। बात क्लियर हो रहा है ना? चंगेज खान जिनकी मृत्यु 1227 में होती है और तैमूर जिनकी मृत्यु 1404 में होती है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मुगलों के उत्तराधिकार की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही कथन है, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी वे शहादायद की तैमूरी प्रथा को अपनाते थे। ठीक है ना? वे शहदायाद की तैमूरी प्रथा को अपनाते थे, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था, यानी कि जितने लड़के हैं उतने में बराबर बराबर हिस्सेदारी कर दी जाए, जिसे क्या कहते थे? शहदायाद प्रथा कहते थे या तैमूरी प्रथा कहते थे। ध्यान रखिएगा, मुगल ज्येष्ठाधिकार की नीति को नहीं मानते थे। वे शहदायाद की प्रथा अपनाते थे, जिनमें साम्राज्य का बंटवारा सभी भाइयों में बराबर कर दिया जाता था। इसी नियम के कारण मुगल राजकुमारों के बीच अक्सर विद्रोह होते थे। ठीक है ना? साथ में ध्यान रखिएगा कि मुगल इतिहास में शाहजहां के अंतिम दिनों में उनके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार का सबसे भीषण युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखिए, आपकी किताब में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है। साथियों, प्रश्न ये है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदार और जागीर शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है मेरे भाई कि मनसबदार अपने जागीरों पर स्वयं निवास करते थे और उनका सीधा प्रशासनिक नियंत्रण होता था। दूसरा कथन है कि मनसबदारों को केवल अपनी जागीरों से राजस्व वसूलने का अधिकार था, जबकि वे स्वयं साम्राज्य के किसी अन्य में सेवा करते थे। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, मनसबदारों को केवल अपने जागीरों से राजस्व वसूलने का अधिकार था, जबकि वे स्वयं साम्राज्य के किसी अन्य भाग में सेवा करते थे। ठीक है ना? चलिए, देखिए, मनसबदार अपनी जागीर यानी राजस्व भूमि पर खुद नहीं रहते थे। उनका काम केवल अपने नौकरशाहों के माध्यम से वहां से कर यानी राजस्व इकट्ठा करवाना था, जबकि वे स्वयं किसी अन्य सैन्य अभियान पर तैनात रहते थे। अच्छा, मनसबदार का पद और वेतन जात यानी कि रैंक की संख्या से तय होता था, जबकि उसकी सैन्य जिम्मेदारी सवार की संख्या से तय होती थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है मेरे भाई कथन और कारण से संबंधित। कथन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में जब्त राजस्व प्रणाली बंगाल और गुजरात जैसे दूर दराज के प्रांतों में लागू करना संभव नहीं था। कारण है कि जब्त प्रणाली के तहत भूमि की बहुत बारीक पैमाइश और फसलों का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखना आवश्यक था, जो इन प्रांतों में प्रशासनिक रूप से कठिन था। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी कथन और कारण वाले प्रश्न आए तो कथन और कारण के बीच में प्रश्न करिए, क्यों कि उत्तर जो मिल जाएगा
अगर उत्तर मैच कर रहा है तो कथन कारण की व्याख्या करता है, उत्तर मैच नहीं कर रहा है तो कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, कमेंट करके आप ये बताइए कि क्या आपको कथन और कारण वाले प्रश्नों में दिक्कत होता है क्या? अगर दिक्कत होता है तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स से आपको बता सकता हूँ कि कथन और कारण वाले प्रश्नों को देख करके सही उत्तर तक कैसे पहुँचें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात ध्यान रखिएगा कि अकबर के एक मंत्री हुआ करते थे, राजस्व मंत्री टोडरमल। टोडरमल ने 10 साला प्रणाली की शुरुआत की, यानी 10 साल 1570 से 1580 के लिए कृषि पैदावार और कीमतों का सर्वेक्षण किया था, जिसे जब्त कहा गया। चूंकि इसमें कड़े निरीक्षण की जरूरत थी, इसलिए इसे केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जा सका जहां मुगल अधिकारी भूमि का सीधा हिसाब रख सकते थे। साथियों, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग उन सभी मध्यस्थों यानी स्थानीय मुखिया या कुलीन के लिए किया जाता था जो किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है ना, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। मेरे भाई बताइएगा कि अकबर द्वारा प्रतिपादित सुलह ए कुल यानी सार्वत्रिक शांति की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको ये बताना है कि सही कथन कौन से हैं। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इस व्यवस्था के तहत, यानी सुलह ए कुल व्यवस्था के तहत केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सार्वभौमिक थी और इसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति की बात की जाती थी। शांति पर बल दिया जाता था, सच्चाई, न्याय और शांति पर सभी धर्म को समेटने की बात की जाती थी। सुलह ए कुल का मतलब था सार्वत्रिक शांति, यानी इस विचार ने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच अंतर नहीं किया, यह पूरी तरह से सहिष्णुता पर आधारित था। अबुल फजल ने अकबर को इसी विचार के आधार पर शासन दृष्टि बनाने में मदद की थी। साथियों, अकबर के बाद उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी इसी नीति का पालन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और बताइए सही उत्तर। प्रश्न है मेरे भाई कि शाहजहां के शासनकाल में निर्मित दीवाने खास में राजा के सिंहासन के पीछे पित्रा के जड़ाऊ काम में किस यूनानी पौराणिक चरित्र को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्फियस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए, है क्या, इसको समझिए। सिंहासन के पीछे पित्रा दौरा के काम में यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। माना जाता था कि उनका संगीत हिंसक जानवरों को भी शांत कर देता था और इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि राजा का न्याय अमीर गरीब सबको समान मानता है, ये ध्यान रखना है। पित्रा संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन कीमती पत्थरों को दबाकर बनाई गई सुंदर नक्काशी की तकनीक को कहते हैं। ये एक प्रकार का तकनीक है साथियों, ध्यान रखिए। आपके एनसीईआरटी की किताब में इसका चित्र भी दिया हुआ है और इसके बारे में चर्चा भी की गई है। प्रश्न है मेरे भाई कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में भवनों में विशाल कमरों, दरवाजों और खिड़कियों को बनाने के लिए अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कला का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक का मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, इस तकनीक की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसकी मुख्य विशेषता थी कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक क्षैतिज सहतीर रखना। यह अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण की कला पद्धति थी, ये ध्यान रखिए, विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, इसको समझिए। वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण या ट्रेविएट शैली में छतों, दरवाजों और खिड़कियों को बनाने के लिए 2 सीधे खंभों के ऊपर एक आड़ी सहतीर रखी जाती थी। 11वीं शताब्दी से चापाकार शैली आने लगी जिसमें भार मेहराब पर डाला जाता था। ये ध्यान रखिए, सवाल पूछा जाता है कि जिसमें छज्जे का भार मेहराब पर डाला जाता हो उसे कौन सी शैली कहते हैं? तो साथियों, इसे चापाकार शैली कहते हैं। खजुराहों का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर इसी अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कला का एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है। कौन? खजुराहों का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव का मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मध्यकाल में जब मध्यकाल में जब एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करता था तो वह प्रायः मंदिरों या धार्मिक स्थलों को निशाना बनाता था। कारण है
कि मध्यकाल में शासक अपनी राजनीतिक शक्ति, धन दौलत और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा के प्रदर्शन के लिए ही मंदिरों का निर्माण करवाते थे। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। साथियों, जब भी कथन और कारण वाले प्रश्न आए तो कथन को पढ़ के क्यों की लगाइए और उसके बाद यदि कारण कथन का जवाब दे देता है तब कथन कारण की व्याख्या करेगा। अगर जवाब नहीं देता है तो व्याख्या नहीं करेगा। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, ध्यान से समझिए। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं हुआ करते थे मध्यकालीन समयों में, बल्कि वे राजा के शक्ति का केंद्र होते थे। राजा के शक्ति का प्रदर्शन केंद्र हुआ करते थे और उन्हें नष्ट करना दुश्मन राजा की राजनीति और सत्ता के गौरव को ध्वस्त करने का माध्यम था। जैसे चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने पड़ोसी राज्यों से मूर्तियां छीन करके अपने शिव मंदिर में स्थापित की थी। आप देखेंगे कि मध्यकाल के समय गजनी के सुल्तान महमूद ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक सत्ता और धन का प्रदर्शन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। मुगल वास्तुकला में क्षेत्रीय शैलियों के आदान प्रदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कि बंगाल में स्थानीय शासकों द्वारा विकसित बांस की झोपड़ी जैसी छत की शैली को मुगलों ने बंगला या गुंबद के रूप में अपनाया। दूसरा कथन कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकला शैलियों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। विकल्प सी आपका सही है, यानी पहला और दूसरा हमारा दोनों कथन यहाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण विभिन्न क्षेत्रों की वास्तुकला शैलियों का आपस में मिलाप भी हुआ। मुगलों ने स्थानीय शैलियों को दबाने के बजाय उन्हें अपनी इमारतों में शामिल किया। जैसे फतेहपुर सीकरी के महलों में राजपूत और गुजरात की छतरियों का मिश्रित मिलता है, आप देखेंगे। ठीक है ना। वहीं आप देखेंगे कि विजयपुर और गोलकुंडा जैसे जो दक्कनी सल्तनतों की स्थापत्य कला का प्रभाव था, वो भी आपको शाहजहां के काल की इमारतों में स्पष्ट दिखाई देगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य विषय क्या है, बताइए। कि अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा, इसके तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसे आईने अकबरी या आईने अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर का प्रशासन, सेना और राजस्व और साम्राज्य का भूगोल, इसमें विस्तृत वर्णन है आईने अकबरी में। ध्यान रखिए, विकल्प सी आपका सही हो जाता है। देखिए मेरे भाई, अकबरनामा 3 भागों में है, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी और शद्र पदों का सही कार्य युग्म कौन सा है, बताइए। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी और शद्र पदों का सही कार्य कौन सा है, ये सही युग्म आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मीर बख्शी सैन्य वेतन अधिकारी और शद्र धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री हुआ करते थे। मीर सैन्य वेतन अधिकारी होते थे और शद्र धार्मिक कार्यों के मंत्री हुआ करते थे। विकल्प बी आपका सही है। अच्छा, वहीं नगर के मुख्य पुलिस अधिकारी को मुगल काल में कोतवाल और न्याय करने वाले को काजी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। जो न्याय करता था उसे काजी कहते थे और जो नगर के पुलिस अधिकारी होते थे उन्हें कोतवाल कहते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है मेरे भाई कि दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के हिस्से के रूप में बनाई गई कुतुब मीनार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। गलत कथन का चयन करना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जब आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे विकल्प डी हमारा गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है।
इस मीनार का पूर्ण निर्माण केवल मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये बात बिल्कुल गलत है, इसीलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी पहली मंजिल का निर्माण 1191 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। वहीं शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया और इसके छज्जे के नीचे अरबी भाषा में अभिलेखों की पट्टियां हैं। सभी बात सही है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार सल्तनत काल की इमारत है। इसके निर्माण में ऐबक और इल्तुतमिश की भूमिका थी। बाद के कई वर्षों में आकाशीय बिजली या भूकंप से क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसमें औरंगजेब की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए आपका विकल्प डी गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मीनार की बनावट में जो प्रयुक्त छज्जे हैं, छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूप से अत्यंत महीन कारीगरी के उदाहरण भी हमको वहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 डुएट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से प्रश्न मिक्स करके लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत यानी दक्कन के किन दो महत्वपूर्ण राज्यों को मुगल साम्राज्य में पूरी तरह मिला लिया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी बीजापुर और गोलकुंडा को, ठीक है ना। सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा। ध्यान रखिए कि औरंगजेब ने अपनी दक्कन नीति के तहत लंबी सैन्य लड़ाई के बाद 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और वह स्वयं मराठों के खिलाफ युद्ध के लिए दक्षिण चला गया था। कब? 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है मेरे भाई कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ताप की समस्या उत्पन्न होती है। कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित होने वाली ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोककर उसे पृथ्वी पर ही रोक लेती है, जिससे ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा होता है। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है, यानी पहला और दूसरा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। विकल्प ए हमारा सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न है साथियों कि वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि समताप मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, जिसके कारण यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। दूसरा कथन है मेरे भाई कि मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जहां हवा बहुत पतली होती है और हल्की गैसें तैरती हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, सत्य उत्तर का चयन करना है। अगर सही उत्तर की बात करें मेरे भाई तो पहला कथन सत्य हो जाता है, यानी विकल्प ए आपका सही है। पहला कथन सही है, बल्कि दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है तो इसको समझिए, क्योंकि हवा की सबसे पतली परत और हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन का अंतरिक्ष में तैरना बहिर्मंडल की विशेषता है, ना कि मध्यमंडल की। मध्यमंडल की मेरे भाई, मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, जहां अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, सबसे स्टार्टिंग क्रम में क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर मेरे भाई बहिर्मंडल है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल वह मंडल है जहां मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं, बारिश का आना, ओला का पड़ना, ठीक है ना, कोहरा का होना, जितनी भी मौसम में घटनाएं घटित होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल वह मंडल है जहां ओजोन गैस लेयर है, जहां पे साथियों आपके वायुमंडल के जहाज उड़ाने के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है, क्योंकि वहाँ हवा शांत होती है, मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती हैं। मेरे भाई अब आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं और ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि धरातल से ऊंचाई के साथ वायु दाब और तापमान में होने वाले परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फिर से प्रश्न देख लीजिए। धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब और तापमान में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु दाब तेजी से घटता है और तापमान भी सामान्यतः घटता जाता है। ठीक है ना। देखिए इसको समझिए, जैसे जैसे हम वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाते हैं तो हवा का घनत्व तो कम होने लगता है, जिससे हवा का भार यानी वायु दाब तेजी से गिरता है और पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक वायु दाब समुद्र स्तर पर मापा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप कमेंट करके ये बताइए कि कितना मीटर ऊपर जाने पे कितना प्रतिशत तापमान बढ़ता है या घटता है, ये बताना है कि हम अगर ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो कितना मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना तापमान बढ़ेगा या घटेगा, ये कमेंट करके बताइए। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि पौनों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो अगर हम सही बात करें तो स्थानीय पौने, जिसे हम लू कहते हैं, स्थानीय पौने लू जैसी पौने जो किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, विकल्प सी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए, पवन हमेशा उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। पवन की गति मापने वाले यंत्र को हम एनेमोमीटर कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा। अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर जाने के लिए विशेष प्रकार के सुरक्षित स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं। कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ कोई वायु दाब नहीं है। यदि वे स्पेस सूट न पहने तो उनके शरीर की रक्त वाहिनिकाएं फट सकती हैं। अब सही उत्तर क्या होगा ये आप हमें बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सभी प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम सही है, ये बताना है। आपको बताना है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब हुआ सबसे ज्यादा कहाँ जल है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद घटते क्रम में बताना है, यानी अवरोही क्रम में। तो देखिए मेरा भाई, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल महासागर में है, फिर बर्फ छत्रक यानी कि हिमालय, फिर भूमिगत जल, फिर झील और नदियों में जल है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का लगभग 97.3% जो जल है वो महासागरों में है, जो कि खरा है, नमकीन है, ठीक है ना। उसके उपयोग वह मतलब उपयोग लायक नहीं है, ठीक है ना। जो 97.3% जो जल है वो खरा है, पीने योग्य नहीं है। अगर हम उपयोग की बात करें, ठीक है ना, अच्छे जल की, फ्रेश वाटर की बात करें, तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बर्फ छत्रक यानी हिम नदों में सुरक्षित है, जो कि कितना प्रतिशत है, 2%, 2.0, ठीक है ना, 2% है। कहाँ, हिमालय क्षेत्रों में। इसके बाद जो है वह भूमिगत जल है जो 0.68% है। उसके बाद अगर हम बात करें तो झील और नदियों के जल जो बहुत हैं ही कम है। साथियों, साथ में आपको ये ध्यान रखना है, जो इजराइल है ना, वहाँ एक सागर है मृत सागर, जिसे डेड सी कहते हैं। उसकी जो लवणता है यानी जो उसमें खरापन है वो 340 ग्राम प्रति लीटर है। इस तरह यह इतनी अधिक लवणता है
कि जल का घनत्व इतना ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है कि जल का घनत्व बढ़ने के कारण इसमें कोई भी व्यक्ति डूब नहीं पाता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है मेरे भाई कि समुद्र में बृहद ज्वार आने की सही खगोलीय स्थिति कौन सी है? बताइए, बृहद ज्वार क्यों आता है? ध्यान रखिए मेरे भाई, बृहद ज्वार आने का जो कारण है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे रेखा में होते हैं, तभी बृहद ज्वार आते हैं। विकल्प बी आपका यहाँ सही हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पूर्णिमा और अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में मिलकर पृथ्वी के जल को खींचते हैं, जिससे समुद्र में सबसे ऊंची लहरें उठती हैं। जब चांद अपने प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में होता है तो बल विपरीत दिशाओं से लगने के कारण निम्न ज्वार बनता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, वो बताना है। बताइए मेरे भाई, महासागरीय धाराओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य कथन की अगर हम चर्चा करें तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लेब्राडोर महासागरीय धारा एक गर्म धारा है जबकि गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी जलधारा है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो ध्रुवीय क्षेत्रों से नीचे आती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम मेरे भाई एक गर्म जलधारा है जो अक्षांशों से उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं उसे वह स्थान मछली पकड़ने के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। अच्छा, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अत्यधिक कोहरे वाला मौसम होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पे जहाज़ों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। और कोहरा पड़ सबसे ज़्यादा कोहरा वहाँ होता है, मौसम कोहरे वाला हो जाता है, और वैसे ही स्थान पे मछलियाँ उत्पादन होती हैं बहुत अधिक मात्रा में। मछलियों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है ना? फिशिंग क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है साथियों कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई भयंकर विनाशी सुनामी के पीछे मुख्य भूगर्भिक कारण क्या था? तो देखिए, अगर हम बात करें भूगर्भिक कारण की तो विकल्प बी सही हो जाता है, यानी कि इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट समुद्र के नीचे आया अत्यंत तीव्र भूकंप जिसके कारण महासागरीय फर्श विस्थापित हो गया था, यही मुख्य कारण था मेरे भाई। तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है। अच्छा, सुमात्रा के पास जो भूकंप आया वो 9.3 तीव्रता का भूकंप था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर इस सुनामी के कारण भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, पूरी तरह से समुद्र में समा गया था। सुनामी जो है ना, जापानी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक वर्षा के मुख्य प्रकारों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, चक्रवाती वर्षा भी होता है, पर्वतीय वर्षा भी होता है, संवहनीय वर्षा भी होता है, लेकिन ध्रुवीय हिमकरणीय वर्षा नहीं होता है। अब चूंकि गलत कथन हमसे पूछा है तो विकल्प डी हमारा सही हो जाता है, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि वायुमंडल की किस परत में आयन मंडल स्थित है जो पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी बाह्य वायुमंडल। कौन सा मंडल? बाह्य वायुमंडल। विकल्प सी आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, बाह्य वायुमंडल या तापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी परत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आयन मंडल, जो 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। यह रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायता करता है। साथियों, वहीं हम क्षोभ मंडल की बात करें जो पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मौसम की सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होकर संघनित होने लगता है। इस संदर्भ में बादलों का निर्माण वास्तव में क्या है, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जलवाष्प के संघनन से बनी जल की छोटी छोटी बूंदों का ही एक समूह होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है मेरे भाई कि समाज में लड़कों को खेलने के लिए कार या बंदूक दी जाती है, जबकि लड़कियों को गुड़िया या रसोई के खिलौने दिए जाते हैं। कारण है कि यह खिलौने बच्चों को यह बताने का एक सामाजिक माध्यम है कि बड़े होकर जब वे पुरुष और स्त्री बनेंगे तो उनकी सामाजिक भूमिकाएं कैसी होंगी। अब इसका सही विकल्प आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही ऑप्शन की अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, यानी ए और आर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि 1920 के दशक के समोआ द्वीप के समाज पर किए गए अनुसंधान के आधार पर कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। तो देखिए, सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वहाँ बच्चों पर बहुत कम पाबंदियाँ थी। लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर घर के काम, टोकरी बुनना, समुद्र से मछली पकड़ना, ये सारे सीखते थे। साथियों, ये प्रश्न लाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप रूढ़िवादिता को समझ सकें। रूढ़िवादिता जो आपके सीटेट एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। रूढ़िवादिता प्रश्न पूछता है, लैंगिक असमानता पे प्रश्न पूछता है, यानी सेक्स और जेंडर पे प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये प्रश्न लाने का आप सेक्स और आपके रूढ़िवादिता, इस पे प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इस प्रश्न को भी शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग कि महिलाएं घर के अंदर जो काम करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, सफाई, देखभाल और भी जो कुछ भी घर में काम होता है जिसे महिलाएं घर के अंदर करती हैं, समाज उसे वास्तविक काम नहीं मानता है और ना ही उसके लिए कोई वेतन देता है। जबकि इस समाज, अच्छा अब आपको बताना है कि इस सामाजिक स्थिति को क्या कहा जा गया है। फिर से मैं प्रश्न को समझा दूं। महिलाएं घर के अंदर जो कुछ भी काम करती हैं, खाना बनाना, घर की सफाई करना, घर का देखभाल करना, बच्चों को देखना, जो भी घर के भीतर काम होता है, समाज उसे वास्तविक काम नहीं मानता और ना ही उसके लिए कोई वेतन उनको मिलता है। तो इस सामाजिक स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइए। देखिए, ऐसे सामाजिक स्थिति जब भी कहीं उत्पन्न हो तो ऐसे सामाजिक स्थिति को घरेलू श्रम का अदृश्यकरण और अमूल्यन कहा जाता है। विकल्प बी सही है मेरे भाई। देखिए, आज भी हमारे समाज में घरेलू कामों को हम कामों की श्रेणी में नहीं मानते हैं, जबकि घरों में जो भी काम होता है, माताएं बहनें जो भी काम लोग करते हैं, वो बहुत जिम्मेदारीपूर्ण और बहुत मेहनत वाला काम होता है। ये समझना है, ये सभी समाज को समझना है। आप में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं जो वीडियो कहीं ना कहीं से देख रही हैं, तो आप समझ सकती हैं, रिलेट कर पा रही होंगी कि कितना काम है, आपको करना पड़ता है, उसके बाद भी तैयारी करना पड़ता है। देखिए, मैं आपके लिए इतना ही कहूँगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई। जो भी भाई बहन, जो भी साथी, प्यारे मित्र, जो भी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं तो उन घरेलू महिलाओं से कहूँगा जो भी कामकाज के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कि आप आटा सानते रहिए, सामने वीडियो लगाइए, उसको हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए, काम करते रहिए, बर्तन धोते रहिए, सुनते रहिए, काम करते रहिए। देखिए, मैं खुद ऐसा किया हूँ। जब हम बाहर रहते थे, रूम लेके रहते थे, उस समय स्ट्रगल लाइफ चल रहा था, तो खुद से खाना बनाना, बैचलर लाइफ, खुद से खाना बनाना, आदमी आटा गूँथ रहा है, वीडियो लगा दिया है, सुन रहा है, उसको पढ़ रहा है, देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम बातें हमारे कान तक तो पहुंच रही हैं। जब एग्जाम हॉल में हम बैठेंगे और उस टाइप का प्रश्न आ गया तो अचानक से जो दिमाग है ना हमारा, बहुत एक्टिव हो जाता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अचेतन मन में कि कहीं ना कहीं हम इस प्रश्न का उत्तर पढ़े थे, और तब आप सही टिक पे पहुंच जाते हैं, सही विकल्प तक पहुंच जाते हैं। तो मैं उन तमाम साथियों से जो भी बाहर हैं, बैचलर हैं, या जो भी
घर में लड़कियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में रह रही हैं, मोबाइल में वीडियो लगाइए, हेडफोन लगाइए, पढ़ते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई, कोई भी विकल्प नहीं। समाज में अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए, इज्जत चाहिए, तो एक ट्रेंड है कि आपको नौकरी होना चाहिए आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 29 नंबर। बताइए मेरे भाई, 19वीं शताब्दी की भारतीय महिला रास सुंदरी देवी, जो 1800 से लेकर 1890 का टाइम पीरियड था, उनका भारतीय सामाजिक इतिहास में क्या अद्वितीय स्थान है, बताइए। ध्यान रखिए, रास सुंदरी देवी की अगर हम बात करें तो उन्होंने समाज के कड़े विरोध के बावजूद छुप छुप कर पढ़ना सीखा और बांग्ला भाषा में अमार जीवन नामक एक पुस्तक लिखी, जो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। तो ये बात ध्यान रखिए, ये भी आई लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की किताब से लिया गया प्रश्न है मेरे भाई। रास सुंदरी देवी जो 19वीं शताब्दी की एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने जीवन पर अमार जीवन नामक एक बांग्ला भाषा में अपना जीवनी लिखा, जो किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखा गया पहला आत्मकथा है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और प्रश्न ये कह रहा है कि झारखंड के एक अत्यंत गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा ने किस प्रकार सामाजिक जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ा था, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर बात झारखंड की हो रही है तो अभी तमाम मेरे भाई, मेरे जो भी साथी हैं वो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इस बात का है कि पेपर लीक ना हो, पेपर में बहुत सारी धांधलियां हो रही हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है झारखंड में। झारखंड सरकार को भी चाहिए कि छात्रों से बैठ के बात करे, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, जेनजी का समय है। अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर मुश्किल खड़ा हो जाएगा। सुनना चाहिए, सरकार को भी विद्यार्थियों से बैठ के बात करनी चाहिए, उनकी समस्या। वो तो आप ही के परिवार के बच्चे हैं, उनका आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा। तो सरकार को भी चाहिए कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पर बात करनी चाहिए और एक ऐसा मंत्रालय बनाना चाहिए जो भर्ती मंत्रालय टाइप काम करे। यानी जो भी भर्तियां हो रही हैं किसी भी स्टेट में, उस पूरे भर्ती को मंत्रालय बड़े पारदर्शी तरीके से देखे। ऐसा नहीं कि शिक्षक बहाली हो रहा है तो शिक्षा मंत्रालय देख रहा है, पुलिस की बहाली हो रही है तो गृह मंत्रालय देख रहा है। नहीं, ऐसा एक ओवरऑल एक वैकेंसी, एक भर्ती मंत्रालय होनी चाहिए जो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पेपर कराए, उसका रिजल्ट समय से प्रकाशित करे, उसके लिए बच्चों का सिलेक्शन समय पे हो, उनकी ज्वाइनिंग समय पे हो, ये पूरी प्रक्रिया समय टू समय एक कैलेंडर जारी हो कि इस समय हम ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, और टाइम पे हो। और अगर ना हो तो वो मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार हो। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो एक बहुत गंभीर मामला है बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, जो भी हम लोग हैं तैयारी वाले स्थिति में, तो हम सभी के लिए खतरनाक दौर है। बहुत मेहनत के बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है साथियों। तो यहाँ हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगर हम बात करें लक्ष्मी लकारा की, तो साथियों ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इन्होंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया और रेलवे बोर्ड की परीक्षा पास कर पहली महिला ड्राइवर बनी थी। ये ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है ना। लक्ष्मी लकारा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करती हैं, रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षा में पहली महिला ड्राइवर बन के आती हैं। इसी तरह एक है रुकैया सखावत। रुकैया सखावत हुसैन 1905 में सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लिखी थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के राज करने वाले लेडी लैंड की कल्पना की थी। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। क्वेश्चन है 31। प्रश्न है कि पंडिता रमाबाई, जिनका टाइम पीरियड 1858 से 1922 होता है, तो पंडिता रमाबाई को पंडिता की
पंडिता की प्रतिष्ठित उपाधि क्यों दी गई और उन्होंने समाज के लिए मुख्य कार्य क्या किया। देखिए, अगर हम बात करें पंडिता रमाबाई की, तो मेरे भाई वे कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन स्वयं के प्रयास से संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और उन्हें पुणे के पास खेंडा गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी जाती थी। तो आपका विकल्प बी सही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो पंडिता रमाबाई हैं, पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ध्यान रखिए, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इसके रचयिता पंडिता रमाबाई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू प्रताड़ना यानी शारीरिक और मानसिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एक विशेष नागरिक कानून लागू किया गया था। तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2006 में। ध्यान रखिए, वर्ष 2006 में। इसी तरह 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, ये आपको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 और प्रश्न ये है कि भारत में जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की दर सबसे अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। मतलब जो एससी एसटी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियां हैं, उन्हें ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ देने की सबसे मुख्य वजह क्या है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सबसे मुख्य वजह है अत्यधिक गरीबी, सामाजिक स्तर पर होने वाले भेदभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल व बसों की कमी तथा महिला शिक्षकों का न होना। विकल्प बी सही है। फिलहाल इस स्थिति से सरकार निकल रही है, महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी विद्यालय में शिक्षिकाएं बहुत अधिक मात्रा में आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने शिक्षा में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रखा है। हर स्टेट अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही है और आप ये भी जानते होंगे कि बिहार सरकार हर पंचायत में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल स्थिति अच्छी है, लेकिन सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि महिला आंदोलनों द्वारा समाज में लैंगिक रूढ़ियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने और अन्याय का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रैलियां, नुक्कड़, सार्वजनिक सभाएं, गीत गाना, सांस्कृतिक अभियानों का आयोजन करना। यह सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ध्यान रखिएगा, मानव पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का मुख्य कानूनी उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो साथियों, इसका सही उद्देश्य है कि किसी भी क्षेत्र में समान प्रकृति के कार्य या एक जैसे काम के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को बिल्कुल बराबर मजदूरी या वेतन देना अनिवार्य बनाता है, यानी समान काम के लिए समान वेतन समान रूप से, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 36 और प्रश्न ये है कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के भीतर जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने का सबसे मुख्य उपयुक्त शैक्षणिक तरीका क्या होगा। तो सही विकल्प होगा मेरे भाई इतिहास, विज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं के असाधारण योगदान के वास्तविक केस स्टडी और उदाहरणों पर खुली चर्चा करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जब भारत के समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए पहले औपचारिक स्कूल खोले तो पारंपरिक समाज के लोगों ने उनका तीव्र विरोध किस मुख्य डर के कारण किया था। देखिए मेरे भाई, सही जवाब है ना कि उन्हें डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से बाहर निकलेंगी, जिससे वे अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगी और उन पर सामाजिक नियंत्रण ढीला हो जाएगा। तो विकल्प बी सही है। आज भी समाज में
जो संकुचित सोच के लोग हैं आज भी इस स्थिति को करते हैं और उनको इस बात का डर है कि सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा तो शायद घरेलू कामों को महिलाएं छोड़ दें। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, आगे अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए। प्रश्न ये कह रहा है कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के एक शहर में लड़कों और लड़कियों के अलग अलग स्कूलों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि लड़कों के स्कूल के पास खेलने का एक बहुत बड़ा और खुला मैदान था जो सीधे मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ था, और दूसरा कि लड़कियों का स्कूल एक पूरी तरह से बंद आंगन के चारों ओर बना था जहां वे बाहरी दुनिया से अलग सुरक्षित खेल सकती थी। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 1960 के मध्य प्रदेश के एक शहर में लड़के और लड़कियों के स्कूलों के संरचना के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 39 और प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 83.6% कामकाजी महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। इसके बावजूद हमारे समाज में उन्हें किसान के रूप में पहचान क्यों नहीं मिल पाती? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, क्योंकि महिलाएं खेती में आधुनिक भारी मशीनें चलाने में अक्षम होती हैं। क्या ए सही है या फिर ए सही है? क्योंकि उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य केवल उनके घरेलू बगीचों तक ही सीमित होता है। या ए सही है या फिर ए सही है, क्योंकि महिलाएं केवल बहुत कम समय के लिए खेतों में काम करती हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ये सभी विकल्प गलत हैं। सही उत्तर है क्योंकि वे खेतों की कानूनी मालिकाना हक से प्रायः वंचित हैं और समाज खेती को केवल पुरुषों का ही काम मानता है। इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है मेरे भाई। कथन है कि महिला आंदोलनों के तहत विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा आपस में एकजुटता प्रदर्शित करना उनका सबसे शक्तिशाली सामाजिक हथियार माना जाता है। कारण है कि जब अलग अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों की महिलाएं एक साथ आकर किसी भी अन्याय के खिलाफ हाथ मिलाती हैं तो यह उनकी न्याय की मांग को एक व्यापक सामाजिक शक्ति में बदल देता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये रहे आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे एनसीईआरटी के किताबों से लिए गए हैं, जो सीटेट के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। तो साथियों, ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।